जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसको है ना, तो मैं बताया था, हाँ ऐसे देखो लिखते भी जाओ इसको, ठीक है। इट कंसिस्ट अ प्लेटिनम वायर, it consists of platinum wire in which a platinum foil is attached. It consists of platinum wire in which platinum foil is attached. It is deep into HCl solution having 1 molar concentration. या देखो HCl में क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो हमारे H पॉजिटिव भी कितने होंगे, इसमें 1 मोलर होंगे, जिसकी मोलरिटी 1 होगी, Cl नेगेटिव की भी होगी, लेकिन हमें Cl से कुछ काम नहीं, H से काम, ठीक है। कि इट इज डीप इनटू ए सॉल्यूशन हैविंग HCl, है ना, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस इज सप्लाइड, hydrogen gas is supplied at 1 atm pressure and 298 Kelvin temperature, ठीक है। तो देखो ये तीनों जो हो गई कंडीशन, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इतने केल्विन टेम्परेचर और इतना प्रेशर, है ना, 1 atm या 1 बार भी लिखा होता है, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार, है ना, इसलिए पीटी लिख देते हैं। देखो रिडक्शन में हमेशा क्या होगा, है ना, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया, है ना, या न्यूट्रल होता तो निगेटिव हो जाता, है ना, उसको ही रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या रिडक्शन पोटेंशियल हमको यूज करना है, और इसकी वैल्यू क्या मानते हैं, 0, ठीक है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0, है ना, हाइड्रोजन की ही 0 मानना है, ठीक है। और ये भी मानी गई है ना, कि हमारे मानी गई, एक्चुअली में कुछ तो होता ही होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल इस H पॉजिटिव और H2 के बीच में होता ही होगा, लेकिन वो बहुत फीबल भी होता है ना। तो अब कुछ मानना था रेफरेंस, तो इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया, जिसकी क्या मान ली, 0 मान ली। अब इसके रेफरेंस में बाकी सबकी क्या करते हैं, हम निकालते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं, वो कल मैंने बताया था, है ना। हाँ, एक तरफ ये लगाएंगे और एक तरफ जिसका निकालना है उसको लगा के एक सेल बना देंगे, उस सेल में जो उसकी वैल्यू आएगी, है ना, हाँ, जो मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आएगी वो हो जाएगा E0 सेल, है ना। और E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस एनोड, है ना, दोनों में से एक चीज वैसी होगी और उससे फिर हमारी वो आ जाएगी, ठीक है। नहीं, ये डिपेंड करेगा कि किसके साथ इसको अटैच करा, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जिसमें ये कैथोड होगा उसमें उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, जिसमें ये एनोड होगा तो उसमें उनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। जैसे आप चलो एक एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू फाइंड, है ना, YOU लिखना है ये, यू फाइंड, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn। आपको ये ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn, मगर उसको ऐसे सिंबलिकली ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ विल यू फाइंड रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक बाय यूजिंग हाइड्रोजन। तो देखो अब आप इसको आंसर को कैसे करोगे, we make a cell, ना, we make a cell between zinc and standard hydrogen electrode। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, रफ डायग्राम बस बना दो, इसमें ये HCl डला हुआ है, ये जिंक का है, इन दोनों को क्या कर दिया है, ऐसे जोड़ दिया,
बीच में एक गैल्वेनोमीटर, ऐसा जी लिख देना इसमें, गैल्वेनोमीटर लगा, है ना। इन दोनों के बीच में एक क्या लगा देंगे, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे ना, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे, ये Zn की रॉड है और इसमें ZnSO4 या ZnCl2 का सॉल्यूशन भर देंगे। लेकिन Zn2 पॉजिटिव का यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर, यहाँ H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होना चाहिए, 1 मोलर। और ये पूरे अरेंजमेंट को 298 केल्विन पर रखेंगे और 1 बार ही लिख लो, चलो 1 बार प्रेशर, है ना, इस पे रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक अरेंजमेंट हो गया जिससे अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वी, है ना, तो आपको लिखना क्या है, वी मेक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिटवीन जिंक एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इनके बीच में हमने एक सेल बना लिया। द गैल्वेनोमीटर रीडिंग यूज द वैल्यू ऑफ E0 सेल, E0 सेल की वैल्यू ये गैल्वेनोमीटर देगा। अब लेट इट बी x वोल्ट, है ना, मुझे पता है कि ये 0.76 आती है ना, लेकिन x वोल्ट ले लिया क्योंकि वहां पर हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं देना, है ना, ऐसा कि लेट इट बी x, मान लो आपको जिंक की जगह कुछ और आ गया, है ना, तो लेट इट बी x वोल्ट, ठीक है ना। अब हमको देखो, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, तो आपको पता है कि जिंक हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, ठीक है, हाँ। एंड वी नो दैट जिंक रिड्यूसेस हाइड्रोजन, मतलब रिएक्शन क्या होगी, Zn प्लस H पॉजिटिव से क्या बनेगा, H2 प्लस Zn2 पॉजिटिव, ऐसे बनेगा। तो ये ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक H था और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको 2H कर दिया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा देखो इसको बैलेंस भी कैसे करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जिंक रिड्यूसेस हाइड्रोजन, सो इट मींस, है ना, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, कैथोड, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है ना, हाँ। As we know that zinc reduces hydrogen, so hydrogen electrode act as cathode and zinc act as anode। क्यों, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड, है ना। जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड, ठीक है। तो इन दोनों को हमने अटैच कर दिया और इस गैल्वेनोमीटर से हमें E0 सेल पता लग जाए, ठीक है, वो यदि क्या है, x वोल्ट है। अब जो E0 सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये E0 सेल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये कितना है हमारा, E0 सेल है x और E0 कैथोड मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल और E0 एनोड मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, तो इसका तो क्या होगा 0 और ये हो जाएगा माइनस Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, ठीक है। तो देखो अब इससे क्या आ जाएगा हमारा कि E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू माइनस x वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे हमारी क्या निकल गई, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। हाइड्रोजन का क्या मान लेते हैं 0 और इसके रेफरेंस में सबके निकालते हैं, जितने भी होते हैं, जितने सब्सटेंस है सभी के इसके रेफरेंस में निकालते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिड्यूस करता है, मतलब जो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, उन सभी के रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, और जिसको हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा उनके सबके पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोजन एनोड होगा और वो सब्सटेंस कैथोड होगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इसलिए वो सब क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे पूरी वो सीरीज बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हम,
है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, ठीक है। और वो पूरा इनकी सबकी देखो वैल्यूज आप लोगों को सबकी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गिवन होगी, है ना। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आप फाइंड कैसे करोगे, तो फिर ऐसे हमको एक करके बताना। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, कि जैसे क्वेश्चन आया कि हाउ विल यू फाइंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो हमको क्वेश्चन क्या मतलब आंसर क्या लिखना पड़ेगा, वी मेक अ सेल बिटवीन जिंक एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हियर जिंक रिड्यूसेस हाइड्रोजन, so hydrogen is cathode and zinc act as anode, ठीक है ना। by using galvanometer we find value of E naught cell, ठीक है, and E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode, है ना। अब ये let it be x, है ना, ये मान लो x वोल्ट आई तो, और ये H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 होता है 0, तो इससे क्या आ गया, E naught Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कॉपर की निकालना होती है या किसी और की, मान लो सिल्वर की निकालना है, तो एक तरफ सिल्वर और एक तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, या वो खुद भी दे देंगे कि हाइड्रोजन रिड्यूसेस, है ना, सिल्वर को, कॉपर को, गोल्ड को हाइड्रोजन रिड्यूस करता है, ठीक है। बाकी जितने भी मेटल होते हैं ज्यादातर वो हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हैं, है ना, विशेषकर जितने भी एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के मेटल हैं, ये सब हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देंगे ज्यादातर, है ना। लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना, इनको हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा यदि करेगा, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और हाइड्रोजन और किसको रिड्यूस कर सकता है, नॉन मेटल्स को, तो नॉन मेटल्स की भी सबकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अब ये जो हमारी जो सीरीज है, अब इस सीरीज का क्या यूज है कि ये, हाँ ऐसा लिखो, यूज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, उस सीरीज के एप्लीकेशन क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, ठीक है ना। चाहो तो इसमें निकाल लो, ये एनसीईआरटी में वो सीरीज दे रखी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, ये ला, है ना। हाँ, तो देखो इसका एक एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड, हाँ लिखते जाओ, टू फाइंड सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, टू फाइंड सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस सीरीज को देख के आपको रिड्यूसिंग एजेंट पता चल जाएगा, है ना, कौन किसको रिड्यूस करता है, ठीक है, कि कौन किसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। अब रिड्यूस करने का देखो क्या है, देखो है ना, द सब्सटेंस, ऐसा लिखना, द सब्सटेंस which has less reduction potential, the substance which has less reduction potential reduce a substance having more reduction potential, है ना, ठीक है। देखो इन सबको क्या लिखते हैं, ई नॉट वैल्यू, स्टैंडर्ड वैसे होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि इस सीरीज से हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कर, तो जिसका लेस है वो ज्यादा वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमारा है ई नॉट एजी पॉजिटिव ऑब्लिक एजी, कितना दे रखा है उसमें टेबल में, देखना इतना दिया होगा 0.80 वोल्ट, है ना, एजी पॉजिटिव ऑब्लिक एजी 0.8 दिया, ठीक है।
है ना। और जैसे हमने मान लो, चलो जिंक का ही ले लेते हैं, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, ये कितना होता है -0.76। ठीक है, ये दोनों अब हमको गिवन है। अब ये दोनों को देकर पूछेंगे विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, बोर्ड में भी पूछा हुआ है, एक हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखे हो, 2 मार्क में आया हुआ है बोर्ड में। ठीक है, अब इन दोनों में से पूछा कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देखो अब आप बता सकते हो इस लाइन से कौन होगा इन दोनों में से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ई नॉट क्या हो, कम हो। कम किसका है, इसका। तो जिंक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सिल्वर। देखो एक तो ये आंसर हो गया, है ना, कि Zn इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो एक और बात, अब जैसे ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, तो ये चारों आंसर दिए होंगे। कैसे, ये दिया होगा Ag पॉजिटिव, Ag, Zn2 पॉजिटिव और Zn, है ना, ये 4 आंसर दिए होंगे। ठीक है, तो अब हमको इन दोनों में से किसको लगाना आंसर, जो नीचे लिखा हुआ, कोई सा भी दिया, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ मान लो होता है Fe3 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe2 पॉजिटिव, तो Fe2 पॉजिटिव आपका आंसर होता है, जिसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल हो और उसमें जो यहां लिखा हुआ वो आंसर लगाना है, किसके, रिड्यूसिंग एजेंट के। ठीक है ना। और ये किसको रिड्यूस करेगा, जिसका ज्यादा है उसके ऊपर वाला जो लिखा हुआ उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, हाँ, तो देखो अब जैसे मान लो हमको उसमें नहीं समझ में आ रहा हो, तो इस ढंग से उसको कर सकते हैं, ऐसे याद रखने के लिए, है ना, कि जिसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें जो नीचे लिखा हुआ है ऑब्लिक के, ये क्या होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका मोर है उसमें जो ऊपर लिखा हो, या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे तो भी आंसर आएगा, है ना, और किसका रिडक्शन हो रहा है तो भी आंसर आएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, Zn प्लस Ag पॉजिटिव, Zn Ag पॉजिटिव को रिड्यूस करेगा किसमें, Ag में, और ये कोई क्या बना लेगा, Zn2 पॉजिटिव बना। ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन अब देखो अब ये बैलेंस नहीं है, है ना, रेडॉक्स में हमेशा बैलेंसिंग किसकी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यदि कभी हमको ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम इन रिएक्शन को पहले अलग अलग लिख लो। Zn से क्या बना, Zn2 पॉजिटिव, अब 2 पॉजिटिव के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 पॉजिटिव कब आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन दे, तो +2 ई नेगेटिव, ये होगा। ठीक है, और Ag पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Ag, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बैलेंस करना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया, 2 Ag पॉजिटिव प्लस 2 ई नेगेटिव से 2 Ag बना। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहां दोनों जगह क्या आ जाएंगे, 2 2। ये है ये सही रिएक्शन ना, इसमें हमेशा ये ऐसे बैलेंस होना चाहिए। मतलब देखो ऐसे तो Ag और Ag बैलेंस थे, है ना, लेकिन रेडॉक्स में कभी भी उस बैलेंसिंग को सही नहीं मानेंगे ना। सही कब मानेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो, जितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं उतने ही इसको लेना चाहिए, है ना। अब ये एक ही ले रहा है तो इसके 2 मॉलिक्यूल कर दो, है ना, ये 2 मोल कर दो। ठीक है, लेकिन यदि कोई इसमें ऐसा पूछे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, तो कितनों का हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, नहीं 2 का ही तो हुआ है। अरे इसने 2 दिए और इसने 2 ले लिए, तो 2 ही का एक्सचेंज हुआ। तो इसका n अभी हम आगे यूज करेंगे, ऐसी रिएक्शन का n क्या आएगा, 2, है ना। 4 नहीं करना, कभी कभी कोई बच्चे इस 2 को भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, है ना, दोनों के। तो 4 नहीं करना है, 2 ही करना है, क्योंकि इसने 2 दिए थे और इसने 2 वो ले लिए। ठीक है, तो इसका एक्सचेंज सिर्फ 2 का हुआ, तो इसका इस रिएक्शन का n क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं ज्यादा क्यों है, नहीं तुम समझ नहीं रहो, इसका एक जब 2 दे रहा है तो 1 Ag 1 ले रहा है, तो इसलिए हमको क्या होगा, इसका एक मॉलिक्यूल Ag पॉजिटिव के 2 को रिड्यूस कर देगा, है ना, 2 को रिड्यूस कर देगा। नहीं तो फिर ये बैलेंस कभी हो ही नहीं पाएगी, नहीं होगी ना बैलेंस, क्योंकि अब ये तो 2 दे ही रहा है ना। अब ये कहेगा मेरे को नहीं लेना है, एक ही लेना है, तो अब ऐसे काम थोड़ी चलेगा, है ना।
तो ठीक है, उसने कहा ठीक है भैया तेरे को एक चाहिए तो एक और एजी ले ले, साथ में 2 एजी ले लिए। ऐसा बैलेंस हमें करना ही है उसको, है ना, ये रूल होता है, इसको बैलेंस करना ही, नहीं तो फिर हमारा एन आ ही नहीं पाएगा। एक का एन 1 है, एक का एन 2 है, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। तो जब भी आप मान लो जिंक और सिल्वर का सेल बनाओगे ना, तो भी आपको 1 मोल जिंक और 2 मोल एजी ये आपस में रिएक्ट करेंगे, है? और क्या होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो होंगे इस पूरे उसमें। तो वो कैसे करंट कैसे आता है, इन इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज फ्लो हो रहा है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है, कितना होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, हाँ इंटू एक, हाँ उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी देखो मल्टीप्लाई करने की जगह उसकी अब वैल्यू ही ध्यान रखना, किसके बराबर होती है, 1 फेराड के ना? हाँ इतने कूलम, है ना, ये हमेशा याद रखना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फेराड के बराबर, ठीक है। और ये होता है मतलब वो उसी का मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, एग्जैक्ट भी नहीं है, थोड़ा सा कम आता है उससे वैल्यू, 458 ऐसा कुछ आता है, लेकिन उसको हम इतना मानते हैं। तो कभी भी 1 फेराड मतलब होता है इतने कूलम, ठीक है। यदि आपको कोई ऐसा बोले कि 5 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और आपसे पूछे कितना चार्ज फ्लो होगा, तो 5 इंटू दिस मच, इतने कूलम चार्ज फ्लो होगा, या 5 फेराडे के बराबर चार्ज फ्लो होगा, ना। फेराडे, कूलम, ये सब क्या होती है, चार्ज की यूनिट है, ठीक है। तो क्योंकि चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो 1 मोल में इतना होता है, ठीक है, उससे ये यूनिट बनाई, ठीक है। तो यदि कभी भी कोई ऐसा बोले कि 1 मोल जिंक, है ना, जब 2 मोल एजी को रिड्यूस करता है तो कितना चार्ज फ्लो होता है, तो 2 इंटू 96500 कूलम के बराबर चार्ज क्या होगा, इसमें फ्लो होगा, ठीक है। ऐसे हमारा ये निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है ना, इनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब इन्हीं चीजों पर बेस्ड आएंगे, ठीक। अब आपको जैसे ई नॉट वैल्यू देके क्या पूछा है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना, तो कौन सा, जिसका लेस हो और उसमें भी नीचे वाला आंसर लगाना हमेशा, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जिसका ज्यादा हो उसका ऊपर वाला। कई बार यही गलतियां हो जाती है ना, कि हम इसको सिल्वर को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब हम बोलते हैं तो हम सिल्वर को बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है, एजी पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, और Zn इज रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं अब मैंने भी क्या बोला था, यही तो बोला था, जिंक रिड्यूसेस सिल्वर, बोला था ना, ऐसा ही बोलते है ना, लेकिन होता ये नहीं है, होता ये कि इसको करेगा, ठीक है। तो जब आपको आंसर लिखने में हो जाए, मतलब 4 में से चूज करना है तो यही चूज करना पड़ेगा, है ना, लेकिन जब आप बोलते हो तो यही बोलते हो, कभी भी देखना यही बोलोगे आप कि जो आप बोलोगे कि मैग्नीशियम रिड्यूसेस एल्यूमिनियम, हम ये तो भी बोलते हैं Al3 पॉजिटिव वो करेगा, है ना, लिखा भी ऐसा रहता है ना, कि जो मतलब जिसका नेगेटिव है या जिसका लेस है वो ज्यादा वाले को रिड्यूस करेगा, लेकिन वो ज्यादा वाले किसको रिड्यूस करता है, इसको ना, ऐसा करता है, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान रखना है ना, क्या लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज अलग होती है, एक्चुअल में ये होता है, क्योंकि इसको रिड्यूस कर भी नहीं सकता है ना, कि एजी को रिड्यूस करना मतलब एजी से एजी नेगेटिव बना देना, है ना, तो उसको कर भी नहीं सकता, और ये इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन कम है, यही देगा इलेक्ट्रॉन, है ना, तो है वो, हाँ हाँ, और जो ये लेता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन क्या होता है, जो कॉमन लैंग्वेज यही होती है कि Zn रिड्यूसेस सिल्वर, है ना, लेकिन सिल्वर नहीं, एजी पॉजिटिव को रिड्यूस करेगा, ठीक है। एक्चुअल आंसर हमेशा क्या लगाना है, एजी पॉजिटिव, कि एजी पॉजिटिव रिड्यूस हुआ है और Zn ने रिड्यूस करा है, मतलब Zn ऑक्सीडाइज हुआ है ना, और एजी पॉजिटिव रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब देखो दूसरा इसमें क्या पूछेंगे, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, जिंक, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एजी पॉजिटिव, ठीक है, जो इसमें ऊपर वाला लिखा हो, है ना। देखो क्या होता है, 2 तरह से आंसर किए जाते हैं, एक तो हम पूरी तरह से कंसेप्ट हमको पता और उससे आंसर करो, दूसरा ये है कि बस हमको आंसर सही निकालना आना चाहिए, है ना। देखो 2 तरीके होते हैं, है ना, आंसर निकालने के। दूसरा ये कि हम इसको ऐसे ऐसे याद कर लें
कि कम वाले में नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट, ज्यादा वाले में ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भी दोनों के सही होंगे, दोनों को पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ ये समझ में भी आना चाहिए इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो इसका रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, उल्टा होता है, ठीक है। जो कर रहा होता है वो एजेंट बोलते हैं उसका एजेंट। इसने इसको रिड्यूस करा इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसने इसको ऑक्सीडाइज करा इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट में आएंगे, ये देखो ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, ये दोनों रिएक्ट कर, एक का नीचे वाला उसके ऊपर वाले से, और इलेक्ट्रॉन को हमेशा बराबर करके रिएक्शन लिखना, ठीक है। आए, समझ में आया, ठीक है। देखो एक और करो इसको, जैसे कि मान लो हमें मान लो यही दिया है ना, ई नॉट ये वाला दिया, चलो Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू होता है 0.34 ना, और ई नॉट है ना। अब इसकी वैल्यू मुझे बता, Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg, इसकी क्या लिखी वैल्यू, -2.36, ठीक है। अब ये वैल्यू होगी, है ना, अब ये दोनों दे रखे हैं, है ना। अब चलो अच्छा ये चारों हैं, अब ये चारों में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, Mg ना, Mg सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कौन सा होगा, नहीं सबसे ज्यादा इसका है Ag पॉजिटिव, है ना। हाँ, इन दोनों में Cu2 पॉजिटिव और इसमें Ag पॉजिटिव, ठीक है। तो हाँ ऐसे लिख लो, देखो ये चार लिख के ऐसा लिख लो कि इनमें ऐसे ऐसे आंसर लगाना है, ठीक है, कि ये चार या कोई भी दो लिख के लिख लो, कोई भी, है ना, क्योंकि जिसमें हमको अगली बार आ जाए, है ना। तो देखो है ना, आया सबको समझ में, कि ऐसे करेंगे, देखो इसको ना, जिसकी सबसे लेस वैल्यू है वो रिड्यूस करेगा, लेकिन उसका आंसर नीचे जो लिखा है वो लगेगा, ठीक है। और जिसकी सबसे ज्यादा है ना, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मगर उसका ऊपर वाला आंसर वो ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम इस ई नॉट वैल्यू से ये पता लगा सकते हैं कौन किसको रिड्यूस करेगा और कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। और यदि मान लो हमको इस क्वेश्चन में पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, है ना, यदि ये पूछा हो, ठीक है, ये चारों देके पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सबसे वीक कौन होगा, जिसका ई नॉट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब सिल्वर, नहीं Ag प्लस तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी हमको रिड्यूसिंग पूछा तो सब नीचे नीचे के आंसर लगाना, है ना। Ag, फिर Ag से ज्यादा कौन का पावर होगा, Cu, Cu से ज्यादा किसका होगा, Zn, और सबसे ज्यादा किसका होगा, Mg, क्योंकि रिड्यूसिंग पूछा है ना, तो इसलिए सबके नीचे वालों में से आंसर लगा, ठीक है। क्योंकि Ag पॉजिटिव किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता, Ag ही कर सकता है, ठीक है। और इन सब में से तो Ag किसी को भी नहीं करेगा ना, ठीक है, सिर्फ दूसरा ही करेगा, दूसरे, ठीक। तो देखो ये ऐसा हो जाता है, और लगभग मेटल में रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ऐसी होते हैं, मेटल मेटल के लिए, है ना, क्योंकि मेटल जनरली क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो जो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, वो सबसे रिएक्टिव मेटल होता है, वो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मेटल्स में तो आप इसी से वो भी बता सकते हैं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो आपने उधर 9th 10th उसमें पढ़ा होगा ना, रिएक्टिविटी सीरीज, वो सब इसी पर बेस्ड थी, सब लगभग इसी पर बेस्ड है, ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। लेकिन अब हमको और थोड़ा टेक्निकल बता दिया उसको, है ना, कि उसके पीछे रीजन क्या है ना, वैसा हमको बता देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, ये आ गया, आया समझ में आया ये अच्छे से, कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी में शायद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में 2 या 3 में से इसका क्वेश्चन भी दे रखा है, ऐसा का ऐसा एक्सरसाइज में सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, और ये सेम क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क में आप पहले के वो देखोगे पेपर्स, तो उसमें आया हुआ है,
है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, है ना, उसमें भी 4 या 5 की वैल्यूज दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल्स की, है ना, और उसमें पूछा है कि उनको अरेंज कर, है ना। देखो सभी देखना है ना, उसमें देखना है, एनसीईआरटी में सब लोग देखना, इसमें दिया होगा, ठीक है। तो उसमें से कौन है सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है उन सब में? Mg की सबसे लीस्ट है ना, और सबसे हाईएस्ट किसकी है? नहीं, अच्छा के की है सबसे लीस्ट, लीस्ट किसकी है पहले देखो, के की क्या, के की है ना। तो पोटेशियम सबसे एंड में आ जाएगा, है ना, इंक्रीजिंग लिखना है। फिर उससे कम किसकी है? Mg की होगी, Mg आ गया। फिर उसके बाद Cr, उसके बाद Hg, और बस इतना ही है। Hg के बाद सिल्वर है कि पहले? ये पहले होगा ना। अब देखो, अब ये तो मैं वैल्यू तो मैं नहीं देख रहा, वैल्यू आप लोग देख रहे हो। हाँ, Hg की वैल्यू कितनी है? Hg की और Hg की कितनी? 7.9 है, तो 7.9 छोटा है ना, तो सही है ना, फिर तो यही आएगा ना, यही आएगा ना। जिसकी सबसे ज्यादा है वो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी सबसे कम है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये एक बार सेम क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसको हम फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, बस वैल्यूज वैल्यूज से देख के लगाना, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और यदि इनके बीच में रिएक्शन लिखने को आए, मतलब वो किसी दो के बीच में आएगी, है ना, तो रिएक्शन हमेशा कैसे लिखना है? पहले उनके हाफ रिएक्शन लिख लो, कि जैसे हमको Mg और Cu की लिखना है, तो Mg क्या करेगा? Mg2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? Cu बनाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो कुछ नहीं, सीधे जोड़ देंगे, है ना। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? Mg प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस C, है ना। इन दोनों की रिएक्शन ऐसी, ठीक है। तो ऐसे कहीं कहीं भी आएगा। अब इन दोनों के बीच में हम सेल बनाएंगे, यदि मान लो इन दोनों को एक इलेक्ट्रोड Cu का बनाया, एक बनाया Mg का, तो भी यही सेल रिएक्शन होगी, और उसका N क्या होगा? मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसमें? 2, है, तो N क्या हो जाएगा? 2। ये और ये बराबर करके वो N लेना है, ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो देखो ऐसे हमारा ये निकल आता है, ठीक। हाँ, अब इसके आगे देखो, अभी लिखो सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। एक तो हम देखो इससे ये पता लगा सकते हैं, और दूसरा इसका एक एप्लीकेशन ही है इस इलेक्ट्रो के मतलब रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज का, कि इससे आप सेल बना सकते हो, है ना, कि किन किन दो के बीच में हम सेल बना सकते हैं, और उसका E0 सेल क्या होगा। या चलो ऐसा पहले एक लाइन लिख लो, ऐसे देखो, एक पहले ऐसे लाइन लिख लो, टू फाइंड सेकेंड एप्लीकेशन, टू फाइंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, E0 सेल ना, E0 सेल फाइंड करने का तरीका है, ठीक है। EMF ऑफ सेल, है ना, उसको बोलते हैं E0 सेल। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिस फोर्स के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, E0 सेल, ठीक है। अब आपको जैसे ये दोनों दे दिए, अब इन दोनों में से पूछा कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा, है ना। ये दोनों देके पूछा इसमें से एनोड कौन सा होना चाहिए, कैथोड कौन सा होना चाहिए, तो बता सकते हो कौन सा होगा एनोड? हाँ, हाँ, जिसका जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे, तो दूसरे को कौन रिड्यूस करेगा? Mg, तो Mg वाला क्या होगा? एनोड, ठीक है, और ये Cu वाला क्या होगा? कैथोड होगा, ठीक है। अब E0 सेल जो होता है, ये होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0.34 माइनस 2.36, है ना। तो जो भी आएगी वो क्या हो जाएगी? E0 सेल की वैल्यू। जब भी आप इन दोनों के बीच में कोई सेल होगा तो उसका E0 सेल इतना है। हाँ, E0 सेल को EMF ऑफ सेल बोलते हैं,
है ना, लेकिन कौन सा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफसेट, ठीक है ना, धीरे धीरे चेंज होता है जब सेल वर्क करता है, तो वो निकालने के लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड हमेशा ऐसे निकाल। जैसे आपको बोले कोई पूछे इन दोनों में से कौन होगा एनोड, सिल्वर और जिंक में से जिंक, क्योंकि इसका इनोड क्या है, कम है। तो देखो ऐसे एक लाइन ही लिख लो आप लोग कि द सब्सटेंस हैविंग लेस रिडक्शन पोटेंशियल, the substance having less reduction potential is taken anode, ना उसको एनोड लेते, ठीक है, टेकन एनोड, बस इसका उल्टा कैथोड का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना, इसलिए ऐसा लेते, ठीक है, और जो खुद मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, मतलब खुद ऑक्सीडाइज जो हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए उसको क्या लेंगे, एनोड लेंगे, ठीक है। तो कोई भी सेल में ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, उसका ई नॉट सेल निकाल, ठीक है ना। अब सेल रिप्रेजेंटेशन, कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो हम हर जगह तो इनका वो पूरा ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे कि ये एल्यूमिनियम है, ये ऐसा है ना, तो उसको लिखने के लिए या किसी क्वेश्चन में देने के लिए एक तरीका बताए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले जो एनोड पे होता है उसको लिखते हैं, एनोड, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, देखो दो एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, ठीक है, फिर ऐसे ऑब्लिक लगा देते, ऐसे डबल ऑब्लिक, और यदि सॉल्ट ब्रिज पता हो यदि, तो सॉल्ट ब्रिज और फिर कैथोड, है ना, ऐसे, मतलब पहले ऑक्सीडेशन हाफ वाला, फिर रिडक्शन हाफ वाला, और बीच में यदि सॉल्ट ब्रिज पता हो तो उसको लिखते हैं, यदि नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, है ना, फिर उसको नहीं लिखे। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली में जब दो अलग अलग, मान लो हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको जोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ एक ट्यूब यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, है ना, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। वो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि वो उनके पोटेंशियल डिफरेंस को बना के रखता है ना, और उन सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखता है ना? ये उसका काम होता है, मैं कल पढ़ाया भी था वो थोड़ा सा, तो देखो, है ना, लेकिन हमें जितने भी आएंगे क्वेश्चंस उसमें सॉल्ट ब्रिज किसी में नहीं दिया होगा, किसी में नहीं दिया होगा, सिर्फ एनोड और कैथोड दिया, ठीक है, लेकिन पता हो तो इससे लिखना, उसको भी लिखते बीच में। जैसे हमने कल एक सेल करा था, उसमें एक तरफ जिंक था और एक तरफ कॉपर था, है ना, तो एनोड कौन सा था, जिंक वाला था, है ना, और एनोड पे क्या हो रहा था, Zn से क्या बन रहा था, Zn2 पॉजिटिव बन रहा था, तो ऐसे लिख देंगे, Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव, और यदि इसकी मोलेरिटी पता होगी तो उस मोलेरिटी को भी वो ब्रैकेट में लिख दे, ठीक है, ऐसा, और फिर डबल ऑब्लिक करके हमको उसका सॉल्ट ब्रिज पता था KCl, तो KCl लिख देते हैं, और कैथोड पे क्या हो रहा था, Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा था, Cu बन रहा, ठीक है, तो वो सेल को देखो ऐसे लिखेंगे। अब ये Cu2 पॉजिटिव की मोलेरिटी पता है तो वो मोलेरिटी लिख, ठीक, ऐसे किसी भी सेल को लिखा जाता है ना। सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो ये पूरा पार्ट हम हटा देंगे, बस ये KCl, बट डबल ऑब्लिक करके सीधे ये लिखेंगे, जैसे मैं अभी लिखता हूं, जैसे अब इससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये भी निकल आई, है ना, क्या क्या इंफॉर्मेशन, जैसे यदि मान लो हमको ऐसा दे रखा है Al ऑब्लिक Al3 पॉजिटिव, और इसकी मोलेरिटी दे रखी है 0.1 है, ठीक है, और ऐसे ये डबल ऑब्लिक, अब हमें सॉल्ट ब्रिज नहीं पता है तो छोड़ देते, ठीक है, Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, और इसकी मोलेरिटी मान लो 0.01001 दे रखी, कुछ भी मान लो इतनी दे रखी, ठीक है, ऐसा। अब ऐसा दे रखा है कि दिस इज अ गैल्वेनिक सेल, ये एक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। अब इसको देखे अब आपसे पूछेंगे कि एनोड कौन सा है इसमें, है ना, तो ये सबसे पहले जो लिखा रहता है वो एनोड होता है, ठीक है, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे कोई भी सेल को, पहले एनोड लिखेंगे बाद में कैथोड लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये, हाँ, उसको हमने एक इससे भी करा था LOAN, है ना, हाँ, लोन, लेफ्ट
ऑक्सीडेशन एनोड, और एनोड हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो ये इसको ये याद रखने का ये तरीका है ना, कि लेफ्ट में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन वाली चीज है ना, और वो क्या होती है, एनोड, और उसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में बस एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है ना क्या हो जाता है, बस ये पॉजिटिव हो जाता है, लिखते उसको भी ऐसा है मगर वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो देखो अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, विच इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो भी क्या हो जाएगा, एल आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, तो हो जाएगा एल, ठीक है। अब बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो कौन सा हो जाएगा, एजी, सिल्वर, ठीक है। इलेक्ट्रोड हम ये सॉलिड को ही लिखेंगे, जो सॉलिड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको बोलेंगे राइट सेल रिएक्शन, इसकी रिएक्शन लिखो, है ना। तो अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे, हाँ, कि पहले देखो ऐसा लिखो, एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, तो वो कुछ नहीं लिख करना है, जैसा लिखा है वैसे लिखना है। एल से क्या बन रहा है, एल 3 पॉजिटिव, अब ये 3 पॉजिटिव बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है ना, ये एनोड पे हो गया। अब एट कैथोड, कैथोड पे एजी पॉजिटिव से एजी बन रहा है, तो एजी पॉजिटिव प्लस ई निगेटिव से एजी बना, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड हो गई, हर इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में मान लो पूछा है हर इलेक्ट्रोड पे लिखना है, तो ये हो जाएगी। अब दूसरा पूछा है कि सेल रिएक्शन लिखो, तो सेल रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना पड़ेगा, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है, बिना उसके आपने से जोड़ के लिख दो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन को बराबर करना, तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, है ना, तो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन मान लो यहाँ 2 होते, यहाँ 3 होते, तो इधर 3 का कर देते, इधर 2 का कर देते, तो 6 हो जाते, ठीक है, नॉर्मल। तो अब क्या हो जाएगा, एल प्लस 3 एजी पॉजिटिव, ये 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, गिव्स 3 एजी प्लस एल 3 पॉजिटिव। देखो ये पूरी हो गई सेल रिएक्शन, है ना, तो ये सेल रिएक्शन हो गई, ये आपका ये सब हो गया, ठीक है। ऐसे हम ये इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं है ना, बहुत आसान है, जिससे जो बन रहा है बस वो लिख दो, और इन दोनों में जो चार्ज का डिफरेंस आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन लिख दो। अब हमेशा देखो ये हमें समझ में आना चाहिए, जिधर ज्यादा पॉजिटिव है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, जैसे इधर 3 पॉजिटिव था तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इसमें इधर पॉजिटिव था इधर 0 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, है ना। मान लो इसकी जगह ऐसा होता, जैसे मान लो होता Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बन रहा है, तो आप क्या लिखते हैं, Fe3 पॉजिटिव और यहां लिख लो Fe2 पॉजिटिव। अब किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, ये साइड जोड़ेंगे कि इस साइड, जिसमें ज्यादा पॉजिटिव हमेशा उधर जोड़ना है ना। देखो इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेंगे तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसका पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो इसका एक पॉजिटिव कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां जोड़ना है, यहां, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन उस साइड ऐड करना है जिधर पॉजिटिव मोर है ना, हमेशा। जैसे मान लो ऐसा, जैसे हमको ऐसा दिया है H पॉजिटिव से H2 बना, ठीक है, तो आप किधर पॉजिटिव है, इधर, और इसका तो क्या होगा 0, है ना, जब न्यूट्रल है तो इसका मतलब 0 है उसका, तो इधर क्या जोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, लेकिन अब यहाँ H2 बन रहा है तो इसलिए 2 हाइड्रोजन करना पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, है ना। तो H पॉजिटिव से जब H2 बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो गेन करता है ना, 2 H पॉजिटिव एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वो आपस में फिर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो H2 बन जाए, ठीक है। तो देखो हमेशा ये याद रखना है,
जिस साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट मोर है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है ना हमेशा। जैसे मान लो Cl2 से Cl नेगेटिव बना, अब देखो बैलेंस कर दिया 2Cl नेगेटिव, अब बताओ इसमें कहां जोड़ना चाहिए इलेक्ट्रॉन? देखो हाँ, इधर नेगेटिव है और इधर जीरो है ना, तो अब किधर वो है ज्यादा, किधर है नेगेटिव और जीरो में से ज्यादा क्या होता है? जीरो, है ना, तो इधर ज्यादा है, तो इधर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने से इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, और कितने जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 Cl है ना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसको दूसरे लॉजिक से कैसे समझ सकते हैं कि मान लो एक Cl है ना, तो इससे Cl नेगेटिव कैसे बनेगा? जब इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, है ना, तभी तो बनेगा Cl नेगेटिव, है ना। ठीक है, और 2Cl नेगेटिव बनाना है तो एक और Cl लेना पड़ेगा, फिर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तो इससे ये हो गया, है ना, कि Cl मिलके Cl2 हो गए, और इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर 2Cl नेगेटिव, है ना। तो हमेशा ये याद रखना, जिधर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना, है ना। ठीक है, अब वो देखो दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप लोगों के लास्ट ईयर रेडॉक्स शायद नहीं पढ़ाया होगा अच्छे से, है ना, तो रेडॉक्स चैप्टर यदि अच्छे से नहीं पढ़ाना तो ये चीजें सब उसमें थी ना, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, उसमें ये सब बताई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख सकते हैं उसको, है ना, अब जो गया वो तो गया, है ना, अब उसको सब हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो जिसका वो पढ़ा हुआ है उसको ये चैप्टर थोड़ा इजी लगता है, ये शुरू की चीजें, है ना, तो वो वहां यही सब बताया हुआ था कि कहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, किसमें कैसा करना है। ठीक है, तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उधर इलेक्ट्रॉनों को हमको ऐड करना रहता है। ठीक है, और फिर दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करके उसको जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारा क्या बन जाएगी, सेल रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें मोलरिटी, अब आप देखो इसकी मोलरिटी क्यों नहीं दे रखी इन दोनों की, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ये भी सॉलिड होगा और ये भी सॉलिड होगा, सिल्वर सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड होता है, और ये क्या है, आयनिक है ना, तो आयनिक है मतलब ये लिक्विड होगा, कभी भी किसी भी मेटल के आयन जब भी बनते हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो मोलरिटी या सॉल्यूशन में होगा, ये क्या होगा, एक्वस होगा, वाटर में डिजोल्व होंगे जनरली, तो क्या होगा, मोलरिटी कभी भी सॉलिड की नहीं होती, सॉलिड में तो अकेला वो सॉल्यूशन ही नहीं है ना, तो सॉलिड की मोलरिटी हमेशा क्या लेना है, 1 लेना, कोई भी सॉलिड है तो इसकी मोलरिटी हमेशा 1 ही लेना। ठीक है, मतलब ध्यान रखने के लिए कि वैसे तो होता ही नहीं कुछ मोलरिटी का उसमें कंसेप्ट, है ना, लेकिन कोई बार ऐसा हो जाता है नहीं होता का मतलब 0 ले सकता है कोई, इसलिए याद रखना है क्या लेना है, 1 लेना। तो जहां भी सॉलिड हो तो उनकी मोलरिटी 1 होती है, इसलिए वहां कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी, सिर्फ इनकी जरूरत रहेगी। ठीक है, तो देखो ये ऐसे हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना, और सेल रिप्रेजेंटेशन से ऐसे हम ये सेल की रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेल की रिएक्शन लिख। ठीक है, तो देखो अब हमको इससे क्या क्या आ गया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, उस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हम देखो, अब इसका कि कोई पूछे कि E0 सेल निकालो तो कैसे निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, अब कैथोड क्या है इसमें, सिल्वर, और एनोड क्या है इसमें, एल्यूमिनियम, है ना। यहां भी देखो एक बार फिर मैं एक और चीज बता रहा हूं कि यहां एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन इस फॉर्मूले में हमेशा क्या लेना है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ये याद रखना है, कभी भी इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब क्या लेना है आपको, E0 Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag माइनस E0 Al3 पॉजिटिव ऑब्लिक Al, इसकी वैल्यू लेना, कभी भी इसकी वैल्यू नहीं लेना, Al से Al3 पॉजिटिव, हमेशा Al3 पॉजिटिव ऑब्लिक Al लिखा हो उसी की वैल्यू लेना, मतलब जो रिड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला उसके लिए बना हुआ है, इसीलिए वहां नेगेटिव साइन लगा हुआ। ठीक है, दोनों में उसी की लेना है ना, इसमें तो किसी से गलती नहीं होती क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन ही हो रहा है, इसमें गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे कि वो सोचते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्यों ले, है ना, लेकिन इसमें हमको लेना रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला बनाने वाले ने इसको माइनस पहले ही कर दिया, ऑक्सीडेशन लिया होगा उसको माइनस कर दिया तो रिडक्शन में कन्वर्ट।
कि जिसमें बच्चों के पास ये दिक्कत नहीं आए कि कहीं ऑक्सीडेशन लो कहीं रिडक्शन, है ना। इसलिए जितने भी फॉर्मूले हैं सब में सिर्फ हमको यूज क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, है ना। कभी कभी क्या कर देते हैं कि किसी एग्जाम में आपको ई नॉट ऐसा दे देंगे, Al/Al3 पॉजिटिव, है ना। तब आपको ये ध्यान रख के करना है कि इसको जो भी वैल्यू दी है उसका नेगेटिव करके लेना, है ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। वैसे ऐसा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही देते हैं, हमेशा वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू देते हैं, लेकिन कभी ऐसा दे दे तो ऐसा कर सकते हैं। बस अब इसकी जो भी वैल्यू है, इसकी तो 0.80 होती है, अब एल्यूमिनियम की जो भी होती है उससे देख के इसमें यूज कर लो, है ना। कितनी होती है, -1.66। बस अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको ये हो जाएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा विथ साइन लेना है ना, हमेशा, कभी भी विदाउट साइन नहीं लेना, इसको विथ साइन लेना है। और इसमें साइन मैथमेटिकल है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स जैसा नहीं है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में होता है डेल्टा H इज इक्वल टू -80, तो वहां पे सिर्फ 80 काम का होता है, और माइनस का मतलब सिर्फ ये होता है कि हीट रिलीज हुई है ना। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर इसका माइनस साइन मैथमेटिकल है, माइनस मतलब लेस, है ना। वहां पे ऐसा होगा कि -80 एक से रिलीज हुई है, एक से -100, तो 100 को बड़ा मानेंगे जब भले वो -100। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे -100 छोटा ही होगा, ठीक है। तो हमेशा इनकी वैल्यूज विथ साइन ही लेना है, जो साइन दिया है वैसे ही साइन लेना, ठीक है। पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, ठीक है। तो हमको ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये बताती है कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इस पूरी जो टेबल बनी हुई है इसमें सबसे हाईएस्ट किसका है, सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट, वो लोएस्ट है। हाईएस्ट किसका है, एफ ही, ये ऊपर देखो, ऊपर हाईएस्ट ऊपर है ना, वो तो निगेटिव है ना। कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, फ्लोरीन का, ना। तो इसीलिए जो फ्लोरीन है वो सबसे बेस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना, ठीक है। तो हमेशा जिसका सबसे ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, एलआई, ना, क्योंकि एलआई का सबसे लीस्ट होता है। ये बिल्कुल सही दे रखा है इसमें, मतलब इनसे ज्यादा और इसका इससे कम किसी का ही नहीं होता, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है इसका, सबसे लीस्ट होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ऐसा लिखा होगा। ई नॉट एलआई पॉजिटिव ऑब्लिक एलआई, और ई नॉट F2/F2 नेगेटिव, ऐसा लिखा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है F2 का, और लोएस्ट होता है लिथियम का, है ना। इसलिए लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब एक्चुअली में यही होता है। फ्लोरीन के बाद नंबर आता है ओजोन का, है ना, और ओजोन के बाद फिर होता है KMnO4, है ना, वो भी काफी स्ट्रांग होता है। इनमें दे नहीं रखी है सबके लिए वैल्यूज, है। उसके बाद फिर KMnO4 होता है, ठीक है, फिर H2O2 होता है ना, फिर क्लोरीन वगैरह। नहीं, लेकिन ये कम से कम आप ये 2-3 याद रखना, वैल्यू नहीं याद रखना, कि आपको P ब्लॉक से पूछते हैं स्ट्रॉन्ग, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये मैं अभी इसलिए भी जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि वो हम उधर भी करेंगे, है ना। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, फ्लोरीन, है ना। कुछ 2-3 बस ध्यान रखो, फिर ओजोन, है ना, फिर हमारा KMnO4, उसके बाद फिर K2Cr2O7, फिर जाके क्लोरीन का नंबर आता है ना। क्लोरीन वीक है ना इन सबसे, ठीक है। तो बस ये 2-3 याद रखना है ना, ये कभी कभी पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, इसलिए याद रखना, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन तो बहुत पीछे आएगा, क्लोरीन तो हाईएस्ट, क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है। लेकिन आप जितने भी बुक्स में देखोगे तो हम यूज किसको करेंगे, ज्यादातर KMnO4 को ज्यादा करेंगे, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि फ्लोरीन इतना स्ट्रांग होता है कि उसको हम ऐसे यूज नहीं करते ना। ज्यादातर उसमें क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन वगैरह हो जाता है, इतनी फास्ट रिएक्शन करता है। इसलिए यूज ज्यादातर हम KMnO4, K2Cr2O7 इनको करते हैं।
ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। इनकी सब, किसको, O3 भी करते हैं, लेकिन O3 भी काफी स्ट्रांग होता है, करते हैं काफी, वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं ओजोन का यूज। लेकिन ये क्या, ये इतने विग्रस रिएक्शंस करते हैं। दूसरा, कॉस्ट में भी अंतर है। देखो, हम जब प्रैक्टिकली कोई चीज करेंगे तो कॉस्ट इफिशिएंट होना चाहिए, है ना। ये हम आसानी से बना सकते हैं, इनको बनाने में डिफिकल्टी होती है ना। ये क्योंकि नेचर में ओजोन एग्जिस्ट यहाँ पे लोअर उसमें नहीं करता, स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत करता है ना, लेकिन लोअर उसमें ओजोन आएगा तो जल्दी से ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। और फ्लोरीन भी कभी भी अकेले नहीं मिलेगा, फ्लोरीन भी हमेशा रिएक्ट कर जाएगा किसी के साथ, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं ना। तो ये सब हमको ऐसे नहीं मिलते, तो पहले बनाने पड़ते हैं। तो जहां जरूरत हो बस सिर्फ वहां करेंगे फिर इनके ना। जैसे कभी पड़ा हुआ उसमें किसी किसी बॉटल में लिखा होता है ओजोनेटेड वाटर, है ना। तो क्लोरीन की जगह ओजोन को भी यूज किया जाता है, इसलिए क्योंकि क्लोरीन के वाटर में थोड़ी सी स्मेल आती है ना, ओजोन में वो स्मेल भी नहीं आती, ठीक है। लेकिन हमारे घर पे सप्लाई वाटर में सब क्लोरीन होता है, क्योंकि क्लोरीन चीप है, सस्ता है ना, तो वो चीज फिर यूज की जाती है, ठीक है। ओजोनेटेड जो बॉटल आती है वो भी उसके कंपेयर में क्लोरीनेटेड वाटर के कंपेयर में महंगी मिलेगी, ठीक है, ऐसे। तो अब जिसको स्मेल आ रही है वो खरीदो, है ना, तो वो तो सब इकोनॉमिक वाली चीज है, ठीक। तो ये है ना, इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बहुत विग्रस होते हैं, है ना। लेकिन तो इसलिए जहां जरूरत होती है सिर्फ वहां करते हैं, और कॉस्टली भी होते हैं, है ना, दो कारण, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और उससे रिलेटेड चीजें। लेकिन अभी तो हमने देखो सब क्या निकाला है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सेल वर्क करता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तब हम कैसे निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू या सेल पोटेंशियल की वैल्यू, है ना। ये सब किसके लिए निकली हुई है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो वो करने के लिए क्या करा हमको, नर्स्ट ने एक फॉर्मूला बताया, नर्स्ट, NERNST ना, इसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आप देखो नेक्स्ट हेडिंग ये डालो, नर्स्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट भी बोलते हैं कुछ कुछ, है ना, नर्स्ट इक्वेशन। तो हाँ, बस अब इसका अभी सिर्फ इतना लिख लेते हैं, बाकी फिर हम कल करेंगे कि इक्वेशन कैसे बताते हैं, और उसमें फिर अब उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। हाँ, तो नर्स्ट इक्वेशन बताती है टू फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन का यूज क्या है, टू फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड मतलब जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, है ना, कोई भी इलेक्ट्रोड, फ्लोरीन ही हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एंड सेल, है ना। दूसरा सेल का भी, जो ई सेल बोलेंगे उसको, यहाँ E0 सेल निकाला था, वहां ई सेल निकाले, है ना। टू फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन गलत लिख लिया ना, इलेक्ट्रोड एंड सेल when the concentration of electrolyte is other than 1 molar, other than 1 m, कि जब 1 मोलर के अलावा कोई कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, तब किसी का कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो हम किससे करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन भी फिर 2 होंगी, एक इलेक्ट्रोड के लिए होगी, एक सेल के लिए होगी, है ना, क्योंकि 2 चीज का निकालना है तो क्या होगा, ये 2 के लिए होगी, एक इलेक्ट्रोड और एक सेल के लिए, ठीक है। चलो इतना करते हैं, कल फिर अब हम करेंगे